नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और बुलेटिन में सबसे पहले आज बात होने वाली है बोधिसत्व कार्यक्रम की। और इस कार्यक्रम में सीएम धामी ऑनलाइन संवाद करेंगे। सीएम युवाओं, महिलाओं और सामाजिक संस्थाओं के विकास कार्यक्रमों के लिए सुझाव लेंगे। कार्यक्रम में ऑनलाइन और ऑफलाइन करीब 5,000 लोग शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि राज्य के ढांचागत विकास के लिए सीएम धामी विशेषज्ञों से सुझाव ले रहे हैं। सामाजिक संस्थाओं से लेंगे सुझाव, महिलाओं से भी ये सुझाव लिया जाएगा और करीब ऑनलाइन और ऑफलाइन 5,000 लोग इससे जुड़ने वाले हैं। तो आपको बता दें कि बोधिसत्व कार्यक्रम है आज होने वाला है और इस कार्यक्रम में सीएम धामी ऑनलाइन संवाद करने वाले हैं। सीएम महिलाओं, युवाओं, सामाजिक संस्थाओं के विकास कार्यक्रमों के लिए सुझाव लेंगे। कार्यक्रम में ऑनलाइन और ऑफलाइन करीब 5,000 ऐसे लोग होंगे जो शामिल होंगे। आपको बता दें कि राज्य के ढांचागत विकास के लिए सीएम धामी विशेषज्ञों से सुझाव ले रहे हैं। सुनील नौ प्रभात इस पर और अधिक जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, सबसे बड़ी बात है बोधिसत्व कार्यक्रम की शुरुआत और मुख्यमंत्री खुद मुखातिब होंगे, क्योंकि इससे पता चलेगा कि लोग कितने संतुष्ट हैं सरकारी कामकाज से। सुनील, आवाज मिल रही है आपको? होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब 2025 जी 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 सुनील, बताइए। जी नीलू, नीलू 2025 में उत्तराखंड अपनी सिल्वर जुबली मना रहा होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि जब 2025 में उत्तराखंड पहुंचेगा तो एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड होगा जो देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। और इसी टारगेट को अब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपना टारगेट बना लिया है कि 2025 तक उत्तराखंड को आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाना है। जो ढांचागत विकास है उसको कंप्लीट करना है। तो अभी तक एक समस्या आमतौर पर रही है डेवलपमेंट में, नियोजन में, कि प्लानिंग ऊपर से होती है लेकिन जब धरातल पर वो नीतियां पहुंचती हैं तो फिट नहीं बैठती, जिस तरह से उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। इसी टारगेट को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री तमाम लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं कि आखिर ग्राउंड जीरो पर किन दिक्कतों की कौन सी दिक्कतें सामने आती है, कहाँ नीतियों में, कहाँ विकास योजनाओं में खामियां रह जाती हैं। इसके लिए तमाम अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मुख्यमंत्री सुझाव ले रहे हैं, उनसे लगातार कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसी के तहत ये जो बोधिसत्व कार्यक्रम है इसका आज दूसरा फेज है, जिसमें मुख्यमंत्री युवाओं से बातचीत करेंगे, महिलाओं से बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं जो ग्राउंड जीरो पर काम करती हैं, उनके एक्सपर्ट से मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे, उनके सुझाव लेंगे कि उत्तराखंड के ढांचागत विकास के लिए क्या कुछ नीतियां होनी चाहिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए क्या योजनाएं सरकार को बनानी चाहिए, युवाओं के डेवलपमेंट के लिए। जिस तरह से आपने देखा कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में युवा हैं, तो उनके विकास के लिए किस तरह की कार्य योजना सरकार बनाए, इसके लिए भी लगातार मुख्यमंत्री एक्सपर्ट से आज सुझाव लेंगे। करीब 5,000 के आसपास लोग सीधे ऑफलाइन और ऑनलाइन मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। 27 नवंबर को भी मुख्यमंत्री नीति आयोग की अध्यक्षता में नीति नियोजन के लेकर जो केंद्रीय संस्थाएं हैं उनके एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। उसमें राज्य के नौकरशाह भी शामिल होंगे और कुल मिलाकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा कि जब हम 2025 में होंगे तो वो क्या रोड मैप होगा जिसके आधार पर राज्य का ढांचागत विकास आगे बढ़ सके। चलिए ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देहरादून से खबर है जहां पर आरएसएस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी संगठन, सरकार और संघ के सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। राज्य में चुनाव से पहले आरएसएस ने बड़ा फैसला लिया है और संघ सभी 70 विधानसभाओं में समन्वयक तैनात करेगा। वहीं बैठक में देवस्थानम बोर्ड, भू कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक संघ ने यहां सरकार और संगठन की राय भी जानी। संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले और अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख आलोक ने यह मीटिंग ली। करीब 5 घंटे चली मीटिंग में मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। और कर्मचारियों की आज होने वाली हड़ताल स्थगित हो गई है। अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक समन्वयक समिति ने यह फैसला लिया है। देर शाम उनकी सीएम धामी के साथ मुलाकात हुई और बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। सीएम ने प्रोन्नत वेतनमान समेत 5 मांगों पर सहमति जताई है और बाकी 13 मांगों पर शासन लेवल पर सोमवार को मीटिंग होनी है। और बीजेपी ने एक बार फिर से अपनी रणनीति में बदलाव किया है और दिसंबर प्लान तैयार किया है।
दिसंबर के महीने में बीजेपी 3 बड़े प्रोग्राम करने वाली है। दिसंबर में पहली बार पन्ना प्रमुख सम्मेलन और बूथ सम्मेलन बुलाया जा रहा है। कुमाऊं और गढ़वाल में एक बूथ सम्मेलन होंगे, तो वहीं देहरादून में पन्ना प्रमुख सम्मेलन होगा। इस सम्मेलनों में प्रदेश बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया जा रहा है। इन तीनों नेताओं को समय इनसे मांगा गया है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समय मांगा है और जैसे ही समय निश्चित होगा हमें बूथ सम्मेलन और पन्ना प्रमुख सम्मेलन ये हम लोग करने वाले हैं। इसमें जो हमारा बूथ सम्मेलन बड़ा कार्यक्रम हम देहरादून में और 2022 चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों की तैयारी जबरदस्त चल रही है। जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के बाद बीजेपी अब 6 दिसंबर से 25 दिसंबर तक विजय संकल्प रैली निकालने जा रही है। तो वहीं दिसंबर फर्स्ट वीक से ही कांग्रेस भी अपनी परिवर्तन रैली का पहला फेज शुरू करने जा रही है। बीजेपी की इन रैलियों में राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ ही केंद्रीय नेता भी मौजूद रहेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस भी अब पहाड़ों में परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है। भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प रैली 6 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक निकालेगी। सभी 70 विधानसभाओं में ये रैली जाएगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको हर विधानसभा में और साथ ही साथ उस विधानसभा के अंदर जो हमने विकास कार्य किए हैं उनको जनता के बीच में रखेगी। वो आशीर्वाद यात्रा अधूरी क्यों छोड़ी, ये भी एक प्रश्न है। पर चलिए, उनको लगता होगा कि आशीर्वाद मिलना मुश्किल है तो अब सीधा विजय की बात करते हैं, तो उन्हें मुबारक हो उनकी यात्रा। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, हमने परिवर्तन यात्रा हम मैदानी क्षेत्रों में पूरी कर ली हैं और अब आने वाले दिसंबर के पहले सप्ताह से हम पहाड़ों में परिवर्तन यात्रा का आगाज शुरू करेंगे। और दून में पूर्व सीएम हरीश रावत और त्रिवेंद्र रावत की मुलाकात हुई। लंबे समय बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। डिफेंस कॉलोनी स्थित एक क्लिनिक में दोनों की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल जाना और फिर बातचीत अच्छी खासी लंबी चली। और पूर्व सीएम हरीश रावत ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को एस्कॉर्ट देने के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राज्य में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से जुड़े पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए अलग अलग नियम है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे बीजेपी की संकीर्ण मानसिकता बताया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूर्व सीएम को दी जाने वाली एस्कॉर्ट समेत सभी सुविधाओं पर रोक लगा दी गई थी। हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी से जुड़े सभी पूर्व सीएम को सरकार ने एस्कॉर्ट उपलब्ध कराया है, जबकि उन्हें ये सुविधा नहीं दी गई। दरअसल ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब हरीश रावत एक जाम में फंस गए। इसके बाद उन्हें ट्वीट कर एस्कॉर्ट को लेकर ट्वीट करना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधा का प्रश्न है, ये पहले ही तय हो गया था कि इस प्रकार की कोई सुविधा किसी पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं दी जाएंगी। लेकिन परेशानी इस बात की है, दिक्कत इस बात की है कि एक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 3-4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको तो आप पूरी सुविधा दे रहे हैं, और विपक्ष का एक मुख्यमंत्री है, उसको आप कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में हलचल बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार को एक दिन के हरिद्वार दौरे पर पहुंचे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने हरिद्वार के नगर विधानसभा क्षेत्र में एक जोरदार रोड शो किया। रोड शो परशुराम चौक से शंकर आश्रम चौक तक लगभग 1 किलोमीटर तक का था। केजरीवाल के रोड शो में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हजारों लोग शामिल हुए। केजरीवाल के इस रोड शो को हरिद्वार में पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। तो बड़ी संख्या में वर्कर इसमें शामिल हुए और आपकी दखल अब पहाड़ में देखने को मिल रही है। लगातार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का दौरा भी उत्तराखंड में हो रहा है और कल जिस तरह से केजरीवाल ने रोड शो किया उसमें भारी तादाद में लोग भी शामिल हुए। और साल 2018 में कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति नैनवाल अब अपने पति की राह पर है। ज्योति सेना में अधिकारी बन अपने पति की आखिरी इच्छा को पूरा कर परिवार और देश को गौरवान्वित कर रही हैं।
कहते हैं जहां चाह वहां राह। शहीद दीपक नैनवाल का परिवार ताउम्र अपने बेटे की शहादत को याद रखेगा, लेकिन इस परिवार के लिए उनकी बहू किसी मिसाल से कम नहीं है। ज्योति नैनवाल ने चेन्नई से ओटीए की ट्रेनिंग पास कर ली है। अब वो सेना में लेफ्टिनेंट बन गई हैं। ज्योति जब रविवार को अपने घर लौटी तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बताती हैं कि दोनों बच्चों से दूर रहना और ट्रेनिंग को सकुशल करना सिर्फ अपने शहीद पति की यादों के बल पर ही मुमकिन हो पाया। वहीं बच्चे भी मां को वर्दी में देखकर खासे खुश हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि इनके जाने के बाद हम सबका देखने का नज़रिया एक चेंज हो गया है। अब हम हर कोई देश के लिए सर्व करना चाहते हैं। सर्व तो हम पहले भी करते थे, क्योंकि अगर आप एक्टिव मेंबर नहीं हो इंडियन आर्मी के, तो भी हम कहीं ना कहीं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम सर्व करते हैं। Academy company there was a bhaiya. He said me that your mother works very nice. She is a Veer Nari, and when everybody call my mother Veer Nari. ज्योति के ससुर को अपनी बहू पर नाज है। वो खुद सेना से रिटायर्ड हैं और कहते हैं कि कठिन ट्रेनिंग को पार करना आसान नहीं है, लेकिन ज्योति ने दीपक के सपने को साकार किया। दीपक ने बोला था जाने से पहले कि ज्योति मेरा नाम रखना, नाम कमाना। तो ज्योति ने बहुत संघर्ष किया, एक रॉक की तरह खड़ी रही, धैर्य रखा। देश की रक्षा में जवान अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, लेकिन ज्योति जैसी कई वीर नारियों ने साबित किया है कि दुश्मन से बदला लेने के लिए वो भी पीछे नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और लोक गायिका माया उपाध्याय देहरादून में मीडिया के सामने आई और हरीश रावत के समर्थन में उत्तराखंडियत अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया। इसका आगाज कुमाऊं से किया गया। माया उपाध्याय का कहना है कि लोक कलाकारों के लिए बीजेपी सरकार ने कोई योजना नहीं चलाई और कोविड में तो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हो गए थे कलाकार। हाल ही में माया उपाध्याय ने हरीश रावत पर एक गीत भी लॉन्च किया था। उत्तराखंड सारा हरदा हमारा आला दोबारा, हरदा हमारा आला दोबारा। क्योंकि अगर आज हम बुलाहारी और वो अगर हमारे नानती नहीं बुलाए वो बात तक, तो बात कहने कहीं खत्म होते चले जाए। और ये हमारे माँ बाप हमारा नातल, ये हमारा फर्ज बनू कि हम अपन संस्कृति दगड़ अपन नानतीनों को जोड़ू, अपन दगड़ियों को जोड़ू, जो कि ये तो भार अपन खौर पे लिबे आहारी हम माननीय हरीश रावत जी ये लीजिए। मैं उन्हें पूर्ण तरीकल अपन एक व्यक्तिगत रूप से उन्हें समर्थन। और साल 2017 में परिवहन निगम के टेक्निकल पोस्ट पर 56 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसमें 2019 में रिटर्न एग्जाम हुआ और फिर 56 पोस्ट पर 24 का सिलेक्शन हो गया। मगर 2 साल बाद भी सेलेक्ट हुए कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। कैंडिडेट्स पिछले 4 दिन से ज्वाइनिंग की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कैंडिडेट्स का कहना है कि पहले 2017 में वैकेंसी निकाली गई, फिर 2019 में एग्जाम हुआ, जिसका रिजल्ट 2020 में आया, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। मैम, जितनी औपचारिकता आयोग द्वारा होती है वो सारी पूर्ण कर ली गई है। बस एक औपचारिकता बचती है शासन द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने की। मैम 2 साल से सिर्फ उसी के पीछे हम भाग रहे हैं। इधर आप देख सकते हो सारे के सारे हमने पोस्टर लगा रखा है। कल 3 दिन हुए थे। कल 3 दिनों में रात को मेडिकल टीम आई चेक करने के लिए। 3 दिनों के बाद, जबकि प्रोसीजर ये है डेली रूटीन चेक करने का होता है मेडिकल का ना। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। और कोरोना और आपदा ने भले ही नैनीताल के पर्यटन पर असर डाला हो, लेकिन अब नैनीताल में पर्यटकों की रौनक एक बार फिर से लौटने लगी है और होटल इंडस्ट्री अब क्रिसमस और न्यू ईयर को मनाने में जुटा हुआ है। आपदा के बाद अब नैनीताल में क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस इवेंट को खास बनाने के लिए होटलों में इन दिनों केक मिक्सिंग सेरेमनी चल रही है। काजू, अखरोट, किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स के साथ वाइन और रम को मिलाकर क्रिसमस केक तैयार किया जाने लगा है, जिसे लेकर कारोबारियों में काफी उत्साह है। काम दोबारा पटरी पे आने की एक कवायद चलेगी और उम्मीद करते हैं कि अच्छा कारोबार दिसंबर में आए, ताकि हम नए सीज़न के लिए 2022 के सीज़न के लिए तैयारी कर सकें।
कोरोना के बाद नैनीताल के टूरिज्म इंडस्ट्री पर आपदा का असर जरूर पड़ा, लेकिन अब सरोवर नगरी धीरे धीरे पर्यटकों से गुलजार होने लगी है। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर विशेष पैकेजेस भी दिए जा रहे हैं। सर, पर्यटकों को कम से कम रेट्स में अच्छी से अच्छी सुविधाएं देने का हम लोगों का प्रॉमिस रहता है। हम लोग विद ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों मील के साथ अच्छे से अच्छे पैकेजेस दे रहे हैं और भी बहुत सी सुविधाएं दे रहे हैं, जिसकी वजह से गेस्ट अट्रैक्ट होकर हम नैनीताल और पंगूट की तरफ अट्रैक्ट हों। क्रिसमस और न्यू ईयर पर तो पहाड़ पे वैसे ही रौनक रहती है, लेकिन बीते 2 सालों से वो रौनक नहीं रही। इस बार पर्यटकों के लिए कारोबारियों ने पैकेज तैयार किए हैं। कई तरह से ऑफर भी दिए जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है। दोनों की वापसी